Good morning, everyone. Welcome back to my channel Management Mantra. I am Dr. Barkha Gupta, and today we want to discuss about the Workmen Compensation Act 1923. इस act का now we can see the part 2 because I already uploaded the part 1 जिसका मैं आपको link description box में provide करवा दूंगी जिसमें हमने देखा था कि what are the like basic of workmen compensation act और उसके अलावा the few definitions regarding the workmen compensation act like dependent wages and the disablement that all things. Now today we are discuss about the personal injury by accident and occupational diseases. This is the section 3 in the compensation act. In the workmen compensation act, or we can say the employee compensation act 1923, the section 3 include the personal injury by accident and occupational disease. तो लेट्स सी ये होता क्या है. Actually, in Compensation Act, the Workmen Compensation Act 1923, few rules are prepared regarding the compensation. कुछ रूल्स बनाए गए हैं कंपनसेशन के रिगार्डिंग. उसी में से पहला रूल जो आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन, सेक्शन 3. दिस इज इंक्लूडिंग इन सेक्शन 3 में आपको बताया जा रहा है एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन कि कहाँ कहाँ पर एम्प्लॉयर जो है वो लायबल होते हैं कंपनसेशन पे करने के लिए. तो एक्चुअली कई सारी कंडीशंस होती हैं, तो कुछ कंडीशंस में ये हो भी सकते हैं लायबल और कुछ कंडीशंस में नहीं भी हो सकते हैं. तो वो कंडीशंस क्या है? सो द एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे द कंपनसेशन ऑफ वर्कमैन फॉर 2 कंडीशंस के लिए होता है. पहला है पर्सनल इंजरी बाय एक्सीडेंट या ऑक्यूपेशनल डिजीज. सेकंड वन पर्सनल इंजरी बाय एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट के थ्रू अगर सामने वाले को यानी कि वर्कमैन को किसी तरह की कोई इंजरी हो रही है, ठीक है, एक्सीडेंट के कारण किसी तरह की कोई इंजरी हो रही है जिससे उसको डिसेबलमेंट हुआ है, तो उस केस में उसको यहाँ पर कंपनसेशन मिलता है. या फिर ऑक्यूपेशनल डिसीज की अगर हम बात करें तो ऑक्यूपेशनल डिसीज मतलब जिस एरिया में वो वर्क कर रहा है वो एरिया इस तरह का है कि वहां पर उसे किसी तरह की डिसीज होना स्वाभाविक है. तो अगर ऐसी कोई कंडीशन हो रही है तो उस केस में भी उसे कंपनसेशन प्रोवाइडेड होगा. अब जैसे यहाँ दिया गया है पर्सनल इंजरी बाय एक्सीडेंट, पर्सनल इंजरी बाय एक्सीडेंट. अब यहाँ बोला गया है एन एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे द कंपनसेशन टू द वर्कमैन इफ पर्सनल इंजरी इज कॉज्ड बाय हिम बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. पहले आप लोगों को ये समझना जरूरी है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अराइजिंग आउट एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. होता क्या है कि अराइजिंग आउट एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वैसे मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगी, बट आप सिंपल में इसका मीनिंग समझ लीजिए कि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि मान लीजिए ये आपका वर्किंग एरिया है, ठीक है, ये उस वर्कमैन का वर्किंग एरिया है जहां उसे काम करना है. यहाँ उसकी वो मशीन लगी हुई है जिस पर वो वर्कमैन जो है वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है. तो अगर वो उस पर्टिकुलर एरिया में काम करता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. लेकिन ये तो वो एरिया हो गया और ये हो गई हमारी वो फैक्ट्री. ठीक है, ये हो गई हमारी फैक्ट्री जिसमें वॉशरूम फैसिलिटीज, आपकी जो कैंटीन फैसिलिटीज, ये सब कुछ मौजूद है. साथ ही अदर डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं इसके इस वर्किंग एरिया के अलावा. ठीक है, या फिर उसका जो ग्राउंड है हम उसी की अगर बात कर लें, तो अगर अपने वर्किंग एरिया के अलावा वो किसी भी जगह पर है बट है वो उस प्रमाइसिस में, ठीक है, उस प्रमाइसिस में ही, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया जहां वो वर्क करता है उसके अलावा वो किसी भी जगह है, चाहे वो ग्राउंड में घूम रहा हो या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा हो या फिर यहाँ कैंटीन में ही अगर वो है, और उस दौरान उसके साथ कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है, उस दौरान उसके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, दैट मीन्स कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है अराइजिंग आउट, अराइजिंग आउट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. तो ये हो गया आपका कि अगर कंपनी के अंदर वो अपना वो पर्टिकुलर टास्क कर रहा है या फिर कंपनी के ही किसी दूसरे पार्ट में वो है, दोनों ही केसेस में अगर उसके साथ किसी तरह का कोई भी एक्सीडेंट होता है तो इस कंडीशन में उस पर्सन को यहाँ पर कंपनसेशन प्रोवाइडेड होगा. ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि कोई भी पर्सनल इंजरी, ठीक है, कोई भी पर्सनल इंजरी अगर वो हो रही है किस वजह से, कंटिन्यू वर्क करने की वजह से सामने वाले को या तो नर्वस शॉक हो गया है, ब्रेकडाउन हो गया है या मेंटल स्ट्रेंथ हो गया है, जिसकी वजह से उसके साथ कोई घटना हो जाती है,
तो वो जो है वो भी आपका पर्सनल इंजरी में इंक्लूड होगा। ठीक है, वो भी आपका पर्सनल इंजरी में इंक्लूड होगा। जस्ट फॉर द एग्जांपल, कोई वर्कर है या कोई एम्प्लॉय है जो किसी मशीन पे वर्क कर रहा है और ही सफरिंग फ्रॉम द हार्ट डिसीज, वो किसी तरह की हार्ट डिसीज है उसे, और अगर वो कंटिन्यू लाइक उसकी जो स्टैंडिंग पोजीशन में वो कंटिन्यू वर्क कर रहा है, स्टैंडिंग पोजीशन में कंटिन्यू वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से उसे मेंटल स्ट्रेन या ब्रेकडाउन या नर्वस शॉक कोई भी अगर कंडीशन उसके साथ होती है, और इन केस उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसके जो डिपेंडेंट होंगे उन पर्सन्स को कंपनसेशन प्रोवाइडेड होगा। क्योंकि यहाँ पर भी जो कंडीशन आ रही है वो कौन सी आ रही है, इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, क्योंकि वो अपना वर्क करते हुए उसकी डेथ हुई है। वही अगर मैं दूसरी बात करूं, ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल आपका। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं कि एक पर्सन था, वो कैंटीन में बैठा हुआ था, कैंटीन में बैठा हुआ था और सडनली उसके ऊपर फैन गिर जाता है या कोई भी अदर एक्सीडेंट उसके साथ हो जाता है, और उस केस में लाइक उसको इंजरी हो जाती है, उसका डिसेबलमेंट हो जाता है, तो उस केस में भी उसको कंपनसेशन मिलेगा। क्योंकि ये कंडीशन कौन सी हो गई उसकी, अराइजिंग अराइजिंग आउट। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में क्योंकि उसे पर्सनल इंजरी हुई है, तो इसलिए उसे कंपनसेशन प्रोवाइडेड होगा। क्लियर है बात, क्लियर? चलिए अब आगे। ओके, इन केस ऑफ पर्सनल इंजरी, एम्प्लॉयर शैल नॉट बी लाइबल फॉर कंपनसेशन। पर्सनल इंजरी के केसेस में कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें एम्प्लॉयर जो है शैल नॉट बी लाइबल फॉर कंपनसेशन, जिसमें एम्प्लॉयर कंपनसेशन के लिए लाइबल नहीं होता। मतलब ऐसे केसेस जहां पर वो कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड करता। अब वो केसेस कौन से हैं उन्हें देखते हैं। Like in respect of any injury which does not result in total or partial disablement for the workman for the period existing 3 days। 3 दिन तक देखा जाता है कि 3 दिन तक अगर लाइक ये जो है वो टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट की हम बात ना करें, इसमें ये इंक्लूड नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई इंजरी उसको हुई है, तो वो अगर इंजरी उसकी 3 दिन में ठीक हो रही है, ठीक है, इंजरी हुई है और वो 3 दिन में ठीक हो रही है, तो इस केस में सामने वाले को वर्कमैन के जो सामने वाला वर्कमैन है, उसे एम्प्लॉयर की तरफ से कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलता। जब पता है थोड़ा सा छिल गया है, तो छिलने की वजह से पता है कि वो ठीक हो ही जाएगा, तो इस केस में कंपनसेशन नहीं मिलेगा। और वहीं अगर देखा जाए कोई ऐसे कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनकी वजह से अगर मतलब नॉट रिजल्टिंग डेथ, डेथ तो नहीं हो रही है लेकिन किसी तरह का उसको चोट लग गई है, कोई इंजरी हो गई है, तो उस केस में भी उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। वो केसेस कौन कौन से हैं? पहला, कि जो वर्कमैन है, ये देखिए, जो वर्कमैन है जिस समय उसका एक्सीडेंट हुआ उस समय वो इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग, या तो वो ड्रिंक किया हुआ था या उसने ड्रग ली हुई थी, उस वजह से उसका अगर एक्सीडेंट हुआ है, तो इस केस में जो हमारा एम्प्लॉयर है, ही इज नॉट लाइबल फॉर द कंपनसेशन, क्योंकि ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। साफ मेंशन रहता है कि ड्रिंक करके या ड्रग करके आप किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर उसने इस तरह की कोई एक्टिविटी करी है, तो वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल है अपनी खुद की इंजरी के लिए। एम्प्लॉयर उसके लिए लाइबल नहीं होगा पे करने के लिए। सेकंड आपका आता है द विलफुल, सेकंड आपका आ रहा है जैसे द विलफुल डिसओबीडेंस, है ना, ऑफ द वर्कमैन टू द ऑर्डर एक्सप्रेसली गिवन। क्लियरली बताया गया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी रूल्स हैं वो आपको बताए गए हैं, ठीक है, फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कमैन, बट आपने उन रूल्स को फॉलो नहीं किया। जो वर्कमैन था, उस वर्कमैन ने विलफुली मतलब जानबूझकर डिसओबे किया है उन रूल्स का, तो इस कंडीशन में अगर उसके साथ कोई एक्सीडेंट होता है, तब भी एम्प्लॉयर उसे कंपनसेशन पे नहीं करेगा। इसके अलावा द विलफुल रिमूवल ऑफ डिस्कार्ड, अगर उसने क्या किया है, जो सेफ्टी गार्ड्स उन्हें दिए हुए थे या अदर डिवाइसेस दी हुई थी जो कि उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए रिक्वायर्ड थी जिस जगह वो वर्क कर रहा है, फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कमैन, और अगर उसने उसे विलफुली रिमूव किया है, ठीक है, विलफुली उसने अगर रिमूव किया हुआ है, मतलब उसने जानबूझकर उसे नहीं पहना है या इग्नोर किया है, तो इस केस में अगर उसका कोई एक्सीडेंट होता है, तो भी आपका जो एम्प्लॉयर है shall not be liable for the compensation, वो भी इस केस में उसे कंपनसेशन नहीं करेगा। ठीक है, इंजरी तो हो रही है लेकिन अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है,
ये आपका बताया गया है पर्सनल इंजरी से जुड़े हुए केसेस। ऑक्यूपेशनल डिसीजेस। ऑक्यूपेशनल डिसीजेस जैसा नाम से समझ में आ रहा है, ऑक्यूपेशन से जुड़ी हुई डिसीज की बात की जा रही है। ठीक है, workers employed in certain occupations that expose to certain disease which are inherent in those occupations। ऐसी डिसीज जो कि इनहेरेंट है उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, मतलब जो उस जगह काम करेगा उसे मे भी इस तरह की कोई डिसीज हो सकती है। ठीक है, इस तरह की कोई डिसीज हो सकती है। जैसे कोई बहुत ज्यादा अंधेरे कमरे में काम कर रहा है तो उसे किसी तरह की डिसीज अगर हो रही है, या कोई बहुत ज्यादा फ्यूम वाले एरिया में वर्क कर रहा है, कोई केमिकल इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, तो इस तरह के एरिया में अगर कोई वर्क करता है तो कुछ डिसीजेस ऐसी हैं जो होना स्वाभाविक है, जो उस पर्सन को हो सकती है। जो कि आपका अगर देखोगे इस शेड्यूल के इस शेड्यूल यहाँ पर ना इस एक्ट के कंपनसेशन एक्ट जो है आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, इसके शेड्यूल 3 में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में कुछ डिसीजेस मेंशन की गई हैं जो कि इनहेरेंट होती हैं, ऑक्यूपेशन से जुड़ी हुई होती है। दैट डिसीजेस आर कॉल्ड एज अ ऑक्यूपेशनल डिसीज, उसे ऑक्यूपेशनल डिसीज कहा जाता है। और अगर इस तरह की कोई डिसीज होती है किसी वर्कमैन को तो उस केस में उसे कंपनसेशन प्रोवाइडेड होगा बाय द एम्प्लॉयर। है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने मेंशन किए हुए हैं उन जो शेड्यूल्स है उसमें से लेकर, है ना। तो अगर उस शेड्यूल्स में देखकर कुछ एग्जाम्पल जैसे हैं इन्फेक्शन ड्यू टू कंटेमिनेशन, अगर आप किसी तरह का कंटेमिनेशन हो गया उस वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ स्किन डिसीजेज हो रही हैं ड्यू टू केमिकल्स या लेदर प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी वजह से, मतलब जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं उसकी वजह से स्किन को कोई हार्म हो रहा है, या फिर कंटिन्यू किसी ऐसी हैवी मशीन्स पर अगर कोई काम कर रहा है तो हैवी मशीन्स पर काम करने की वजह से उसे जो है वो हेयरिंग प्रॉब्लम्स होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, या फिर लंग कैंसर्स हो गया है क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, तो उस वजह से अगर लंग कैंसर हुआ है, या डिसीज जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट में रहने की वजह से अगर किसी तरह की डिसीज हुई है, तो ये सारी जो डिसीजेज हैं दे आर मेंशन इन शेड्यूल 3 पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3, पार्ट ए पार्ट बी एंड पार्ट सी में मेंशन की गई है। तो इस तरह की अगर कोई भी डिसीज होती है तो वो आपकी ऑक्यूपेशनल डिसीज में आएगी। ठीक है, तो इस केसेस में भी कंपनसेशन प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि कंपनसेशन किस किस केसेस में मिल रहा है। तो सेक्शन 3 में आपको बताया है कि कंपनसेशन दो केसेस में मिल रहा है, पर्सनल इंजरी के केसेस में भी मिलेगा और ऑक्यूपेशनल डिसीज के केसेस में भी मिलेगा। ठीक है, दोनों की कंडीशंस हमने देखी हुई हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़िए। कोई समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि दूसरे भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं।